एक बार सभी को फिर से पुनः प्रणाम। अंतिम विषय समझ लीजिए, आज के पूरे दिन के जो तीनों सत्र आपने अटेंड किए हैं उसका एक रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की परीक्षा भी है, आप लोग जो जानते हैं उसकी ब्रीफिंग हो रही है। मेरा विषय है योगासन और व्यायाम में अंतर। ठीक है, हर कोई आज स्वस्थ होना चाहता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन केवल क्या चाहने मात्र से स्वस्थ हो जाते हैं? नहीं, उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। बिस्तर से उठकर बाहर आना पड़ता है, फिर वो चाहे आप किसी भी प्रकार से करें ना। कुछ लोग सैर करते हैं, कुछ लोग किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम जाते हैं, एरोबिक्स जाते हैं, जुम्बा जाते हैं, किसी न किसी प्रकार का व्यायाम करते हैं। वो कुछ तो ठीक है, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट अगर हम जब बेस्ट की बात करें तो बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है? सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं, योग ही सबसे बेस्ट मीडियम है ना, और उसमें भी हम अभी योगासन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं 5 मोटे मोटे बिंदुओं पर आपको इनका अंतर बताऊंगी, फिर लास्ट में एक एक्टिविटी करेंगे। 5 मोटे बिंदु। सबसे पहले, और आप जब सुबह से आज यहाँ बैठे, आपने किसी हर सत्र में या हर विषय में आपने ये तो देखा है योग के अनेक लाभ है ना। योगासन हम जब सुबह को कर रहे थे उसमें भी जितने भी उसके लाभ हैं, रोशनी मैम द्वारा भी बहुत अच्छा टॉपिक लिया गया था, हृदय, फेफड़े और पेट पर कैसे प्रभाव पड़ता है योगासन का। ठीक है, तो 5 मोटे मोटे पॉइंट्स पर हम लोग पहले बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, शारीरिक माध्यमिकता। हम अंतर की बात कर रहे हैं सीधा। शारीरिक माध्यमिकता जो मैंने भी अपने उसमें दिया था टॉपिक में, माध्यमिकता मीन्स तो जो समरसता। योगासनों में क्या होता है, जब हम सामान्य व्यायाम जो होता है उसमें एक लक्ष्य निर्धारित है। जैसे जो लोग जिम जाते हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं जो पहले जिम जाते थे और फिर बाद में योग से जुड़े हैं, या पहले वॉक करने जाते थे या कुछ किसी और प्रकार का करते थे फिर वो योग से जुड़े हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपका अनुभव लेने बाद में। ठीक है, बाकी सभी को भी ध्यान से सुनना है। तो सामान्य व्यायाम में क्या होता है, किसी लक्ष्य निर्धारित करके किसी फिक्स मसल्स पे कार्य होता है, जबकि योग में क्या होता है? योग में हमने अभी सुना था समरसता। आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच में एक समरसता पैदा की जाती है। उनसे एक ही मतलब तीनों पे एक समय में कार्य होता है। योगासनों में आज सुबह को जो हमने योगासन किए, जो सारे शिक्षकों ने कराया, तो हम उसमें क्या करते थे, जो रॉयल सेवन का पुनराभ्यास किया, क्या किया जाता था? पहले शरीर को खींचकर काम करके उसकी अवस्था बनाई जा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद सांसों का रिदम बताया जाता था, फिर मंत्र ध्यान करके उसमें ध्यान लगाया जाता था। मीन्स एट अ टाइम दिखने में वो बाहरी रूप से दिखने में वो केवल एक आसन का पोज है, बट एट द सेम टाइम आपके सब पे वो सारे पक्षों पर वो कार्य कर रहा है। एग्री? समझ में आ रहा है? जो सर ने किया उसी को रिपीट करें, कुछ नया नहीं बताने वाले हैं। तो वो समरसता पैदा करता है। दूसरा एक डिफरेंस है इसमें दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मीन्स आप व्यायाम और योगासन का दृष्टिकोण क्या है? व्यायाम में आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या देखते हैं उसमें? जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक में क्या होता है? कंटिन्यू मूविंग चल रहा है, सिर्फ चलते जा रहे हैं, सिर्फ पैरों पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जब हम योगासन कराते हैं, एक आसन लगाते हैं, उसमें पोजीशन बनाते हैं, तो एक समय पे कई भागों पर प्रभाव पड़ता है। जिम की भी एक्सरसाइज आपने देखी होगी, अगर वेट लिफ्टिंग देखी होगी, एरोबिक्स देखा होगा, जुम्बा देखा होगा, तो रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं, होते कि नहीं? जुम्बा जिनका बहुत फेवरेट है, जुम्बा में भी रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं। बट आसन में हमको क्या सिखाया जाता है? स्थिरता सिखाई जाती है कि आप पोजीशन बना करके फिर उसमें स्थिर पूर्वक जब रहते हैं तो वहीं पर आनंद की प्राप्ति होती है। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। उसका दृष्टिकोण मतलब उनका अप्रोच कैसा है। स्वास्थ्य के लिए दोनों अच्छे हैं, बट अप्रोच कैसा है? व्यायाम का कैसा अप्रोच है? रिपीटेडली उसी चीज को कराया जाता है। लेकिन आसनों में हमको स्थिरता सिखाई जाती है क्योंकि हमारे तीनों पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, एग्री? अब तीसरा है श्वास और ध्यान। जब हम जिम की एक्सरसाइजेस करते हैं या वॉकिंग करते हैं या कोई और प्रकार के एक्सरसाइजेस करते हैं, तो क्या उस समय आपको श्वास का या ब्रीदिंग टेक्निक बताया जाता है, रिदम बताया जाता है? नहीं, वो मतलब कंटिन्यू जारी रहता है। लेकिन जो लोग इसको बहुत अच्छे से करते हैं, जिम एक्सरसाइजेस में जो अगर ब्रीदिंग
पैटर्न से करते हैं तो उनको चोट नहीं लगती, ये बात तो तय है। लेकिन आसनों में हम फिक्स ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सूर्य नमस्कार में हम 12 आसनों का समूह लिया जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उसमें हर ऑल्टरनेट आसन में ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, ब्रीदिंग टेक्निक चेंज होता है। पहले हम सांस भर के ऊपर, सांस भर के नीचे, फिर सांस भर के पीछे, फिर सांस, ये ब्रीदिंग पैटर्न क्यों किया जाता है? क्योंकि हर एक पोज में आपकी बॉडी पर उसमें अलग प्रभाव पड़ता है। तो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है योगासनों और व्यायाम में? ब्रीदिंग पैटर्न जो रहते हैं और ध्यान का केंद्र जो रहता है, ठीक है। चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अध्यात्म और दर्शन। अध्यात्म और दर्शन मैंने उस समय भी किया था। जो सिंपल जो व्यायाम एक्सरसाइज करती है उसमें किसी भी ऐसे में नहीं किया है, जैसे जो लोग एरोबिक्स चाहते हुए हैं, जो लोग जुम्बा चाहते हुए, वहाँ पर कभी भी ऐसे स्पिरिचुअल एरोबिक या स्पिरिचुअल जुम्बा मैंने तो नहीं सुना है। तो है ऐसा जो सुना हो ऐसा कुछ क्या रहता है कि वो लोग आत्मिक पक्ष लेकर के कुछ इच्छा नहीं था। तो जो आप उनको वो जो व्यायाम करते हैं उनका किसी भी तरीके से आध्यात्मिक पक्ष पर कोई भी कार्य नहीं होता, जबकि आप जो योगासन करते हैं उसमें आपके आध्यात्मिक पक्ष को भी बहुत मजबूत किया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर गुणों का विकास किया जाता है, जैसे सहनशीलता है, दृढ़ता है, एकाग्रता है, बहुत अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है। एक फिफ्थ लास्ट एक सिंपल पॉइंट है, वो है शैलियाँ और विविधता। शैलियाँ मीन्स डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस, और योग में भी अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग विभिन्न आसन किए, कहीं पर प्राणायाम पहले किया जाता है, कहीं पे आसन बाद में किया जाता है, जैसे कहीं पे ध्यान पहले किया जाता है। तो जैसा वो व्यायाम में भी अलग अलग टाइप की शैलियाँ हैं, वैसे ही योगासन में भी और इसमें दोनों में है, ठीक है। तो योग के लाभ आप सुबह से लेकर शाम तक सुन रहे हैं। हमारी एक बुक है आसन योग विज्ञान, उसमें भी अच्छी खासी लिस्ट दी है। बहुत डिफिकल्ट है इतनी सारी को एक साथ लर्न करेंगे, तो इसमें एक एक्टिविटी करेंगे। हम जब बचपन में अपने क्वेश्चन आंसर लर्न करते थे तो याद है सिलेबस था, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस। तो कैसे लर्न करते थे? एक का लर्न कर लेते थे, दूसरे में ना 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 करके खत्म कर देते थे। उसमें है, इसमें नहीं है, उसमें है, इसमें नहीं है। समझ में आया? जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग? हम क्या कहते थे? इट मूव्स, इट डजंट मूव, इट हैज लाइफ, इट हैज नो लाइफ, इट कैन टॉक, इट कैन लिसन लाइक दिस। ठीक है, मैं आपको आपके योग के बारे में तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं, तो मैं व्यायाम का पढ़ूंगी, आपको उल्टा करके मुझे योग के लिए बताएं। ठीक है, खेलेंगे, क्योंकि 17 की लाइफ लर्न करना मुझे बड़ा डिफिकल्ट था। मैं व्यायाम के लिए बोलूंगी, कोई बुक नहीं खोलेगा, सभी बुक बंद करेंगे। मैं व्यायाम के लिए बोलूंगी, आप उसका उल्टा करके मुझे योग के लिए बोलूंगी। चलिए, अप्राकृतिक दबाव पड़ने से, मैं व्यायाम का बोलूँ, हाँ, अप्राकृतिक दबाव पड़ने से शरीर में कड़ापन आता है। आप बताएं योग से क्या होता है? योग से हमारा शरीर लचीला होता है। बहुत कुछ स्टूडेंट्स है सर आपके। नेक्स्ट ध्यान से सुनना और अच्छे से उसी वर्ड टू वर्ड में आंसर देना, फटाफट हो जाएगा। ग्रंथियां समान रूप से प्रभावित नहीं होती। ग्रंथियां समान रूप से प्रभावित होती हैं। रक्त वाहिनी धमनियों से विजातीय द्रव्य का निष्कासन पूरी तरह नहीं हो पाता। फ्रैंकली स्पीकिंग, इतनी 17 लिस्ट मुझे याद करने बड़ा मुश्किल जा रहा था। ठीक है, श्वसन क्रिया अनियंत्रित हो जाती है। वेरी गुड, श्वसन क्रिया नियंत्रित हो जाती है। श्वास प्रश्वास के अनेक लाभ शारीरिक रूप से मिलते हैं। ऊपरी मांसपेशियां केवल प्रभावित होती हैं। वेरी गुड, ऊपरी मांसपेशियों सहित अंतरंग भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, बहुधा पाचन तंत्र इसलिए कमजोर पड़ता है कि शरीर के अन्य भागों में हरकत तेज होने से वहां रक्त की पूर्ति कम होती है। संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार समान रूप होने से कारण पाचन तंत्र हमारा सही ढंग से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, केवल स्थूल शरीर प्रभावित होता है। स्थूल शरीर के साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट, शरीर का विकास बेढंगे रूप से होने की संभावना रहती है।
शरीर का सर्वांगीण विकास सुयोजित ढंग से होता है, जिससे सौंदर्य बढ़ता है, सम्यक विकास होता है, सुडौलता आती है तथा चेहरे का कांतिवर तेज बढ़ता है। जो योग करने वाले थे उनके चेहरे में हमेशा तेज चमक होती है। आप देख सकते हैं, आपके पृथ्वी का बेस्ट एग्जाम्पल है, इनके चेहरे की तेज और कांति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बौद्धिक विकास नहीं होता, सहनशीलता, दृढ़ता, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति जैसे अनमोल गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट एकाग्रता व व्यवहारिक जीवन में उचित निर्णय का अभाव होता है। उसमें एकाग्रता का अभाव होता है। एकाग्रता एवं अंतर्मुखी होने से जीवन में व्यवहारिक सुधार आता है, नकारात्मक विचारों के स्थान पर शुभ विचार आते हैं। ठीक है, बस खत्म हो जाता है। थकान बहुत होती है, व्यायाम में थकान होती है, इसमें थकान दूर होती है, इससे आप हो चुका है। बस 2 बचे। समय और प्राण शक्ति अधिक खर्च होती है, खर्च बहुत होता है, बहुत महंगी है। आपने देखा है किसी से पूछना तो अगर जिम जाते हो, एरोबिक्स जाते हो तो बहुत खर्चा होता है, तो इसमें क्या होता है? कम समय में एक कम शक्ति खर्च करके हम अधिक लाभ की प्राप्ति करते हैं और प्राण शक्ति का संचय होता है। और आप तो बहुत ज़्यादा, हम सब तो बहुत ज़्यादा लकी हैं जो भारतीय योग संस्थान के जिसमें निःशुल्क योग साधना केंद्रों के माध्यम से अनेकों अनेक योग साधक नियमित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक बार क्लैपिंग हमारे भारतीय योग संस्थान। हर व्यायाम को कमजोर व वृद्ध व्यक्ति पूरी तरह से नहीं कर पाते। योगासनों में ऐसे कई मुख्य आसन हैं जिसे हर एज ग्रुप के व्यक्ति कर पाते हैं, ना? हर एज ग्रुप के व्यक्तियों के लिए योग में कुछ न कुछ तो जरूर है। ठीक है, और लास्ट है बट नॉट मतलब यात्रा आदि में संभव नहीं है जिम की एक्सरसाइज है। हम कहीं पर भी कभी भी कैसे भी इवन योर ऑफिस टाइम में, वर्क प्लेस में भी आप अगर चाहें तो किसी भी प्रकार का योग वहाँ पर भी संभव है। चलिए, अच्छा कई लोग बताते हैं एरोप्लेन में भी जा रहे थे तो हम योग करते हुए। चलिए ठीक है, तो बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं दिक्कत लाई हूँ। अब सुबह से योगा कर रहे हैं, वैसे सर ने आपको बता दिया है, आगे आप लोग का वाइवा एग्जाम भी है ना? सर ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, तो ओरल वाइवा के पहले एक प्रैक्टिकल हो जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाए। सुबह से योग 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 कर रहे हैं, योगासन किए हैं। अब देखते हैं आपकी स्टेमिना को चेक करते हैं कि कौन कितनी देर कर पाता है, उसमें स्टे कर पाता है। एक फेवरेट आसन लेते हैं, सर से पूछते हैं। चलिए वृक्षासन लेते हैं। तो क्या करना है, पहले भी हमने ऐसा कर चुका है, आसन प्रतियोगिता ली हुई है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम जैसे पोजीशन बनाएंगे, आप उस पोजीशन में म्यूजिक करके जो भी जो बैठ गए हैं दूसरों को शेयर ताली बजा करके ताली बजाएं।
आवाज से हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। जो बैठ रहे हैं बाकियों को चीयर अप करो, हाथ ताली बजती रहे। हमें दिखाना है कि योगा है या योग सर्वश्रेष्ठ है। वर्तमान में योग से बेहतर और कुछ नहीं। जो सुख और आनंद हमें प्राप्त हुआ है उसको हम इस परंपरा को यूं ही आगे बढ़ाते जाएंगे। मुस्कुराते चेहरे के साथ। आपका अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो, 90 डिग्री का बहुत सुंदर स्थिति बना के कि आप करिए। तालियां भी बजती रहे, सामने चेहरा आपकी खुली मुस्कुराता हुआ चेहरा। हमारे साथ दिल्ली गई हुई थी। दिल्ली जो बोलते हैं दिल्ली रिटर्न है, योग संस्थान उठाए, कोई भी चीज उठाए उसमें जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब देंगे। ये नहीं दे पाएंगे तो सब सहयोग करेंगे आप उसका। पढ़ो और बताओ। रीढ़ पर कितने चक्र होते हैं? हाँ। तो सारे चक्र तो रीढ़ पर ही होते हैं। 7 चक्र। हाँ बोल। हाँ, एक चक्र बोलो, होता है, सिर पे होता है। एक पर्ची उठाए। अब माइक से बोल के बोला है, माइक। 5 उपप्राण कौन कौन से हैं? बोले कभी। प्राण बोले, प्राण, अपान, ज्ञान, समान और उदान, ये 5 प्राण है। और ये 5 बहुत इनको माइक दो। हाँ, माइक। मानव शरीर 1 मिनट में मानव शरीर 1 मिनट में कितनी सांसें भरता है? मानव शरीर 1 मिनट में कितनी सांसें लेता है? हाँ चलिए ठीक है। हाँ मैम आप केंद्र प्रमुख इनको माइक दें। 5 प्राण के नाम। हाँ। प्राण, उपान, पान, द्वारा आसन कराने का। शिक्षक द्वारा आसन करवाते समय लाभ व निषेध किस समय बताना चाहिए? हाँ शिक्षक द्वारा आसन कराते समय लाभ और निषेध किस समय बताया जाना चाहिए? बताएं। हाँ, लाभ पहले लाभ और निषेध बोले। पहले प्राणायाम चालू करने से पहले निषेध और बाद में उसका लाभ बताना चाहिए। हाँ पहले निषेध बताना चाहिए, बाद में लाभ। बहुत। इसके बाद एक प्रश्न और बस। नमस्कार में कितनी मुद्राएं बनती हैं? वर्क नहीं कर रही। सूर्य नमस्कार में कितनी मुद्राएं बनती हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। सूर्य नमस्कार में कितनी मुद्राएं बनती हैं? बताएं। 7 मुद्राएं बनती हैं। हाँ, सभी मुद्राओं के नाम। सबसे पहले प्रणाम मुद्रा, फिर हस्तपादासन, फिर हाथ हस्तासन, थायराइड निवारक मुद्रा बनाएं। थायराइड निवारक मुद्रा बनाएं। ये मुद्रा में इसको मैं छोड़ दिया था, ये प्रश्न स्कीप करते हैं। चलिए दूसरा चीज जाए।
इसको हमने नहीं बताया। थायराइड निवारक मुद्रा हम बता देंगे इसको। अष्टांगिक मार्ग के नाम। बहुत सुंदर। अभी गीतांजलि मैम ने अष्टांगिक मार्ग के नाम बताए हैं, आप बोलिए। 8 मार्ग कितने बार अभी तक पूरे क्लास में? कम से कम 50 बार बोले गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। सर जब हम गगन में प्राणायाम करते हैं तब जब हम एक साइड लॉक करते हैं सांस को निकालते हैं, तो जब हम सांस को निकालते हैं तो हम से आवाज़ और सांस दोनों एक साथ नहीं कर सकते, सिर्फ सांस ही बाहर निकलती है और जो गुंजन है वो नहीं होता, दोनों नहीं हो सकती। या फिर आपको सांस निकालो या गुंजन हो, गुंजन हमारे मुंह से हो रहा है, सांस को हमें नाक से बाहर निकालनी है, उसके विषय में आपने क्या समझे? देखिए, हमेशा हम योग में कहा करते हैं कुछ क्रियाएं जो है हम जब तक व्यक्तिगत साधना बहुत अच्छे से ना हो, बहुत ज्यादा अभ्यासी ना हो जाए, तब तक उसको पूर्णता से सफलता पूर्वक करना संभव नहीं होता है। इसमें जैसे उज्जाई प्राणायाम है, उसको भी निरंतर अभ्यास करना होता है, वैसे ही एक गगनभेदी प्राणायाम है। आप कह रहे थे कि सांस और गुंजन दोनों एक साथ नहीं होता। बिल्कुल जैसे आप भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी करते हैं तो कैसे होता है? जब आपने गहरा लंबा श्वास भरा, आप भ्रामरी कोई सोचते हैं, ये भरा, क्या हुआ? सांस छोड़ रहे हैं और गुंजन भी हो रहा है। और जब तक आप सांस छोड़ते रहेंगे तब तक आप गुंजन कर सकते हैं। जब थकेगा तब गुंजन भी टूटता है और फिर श्वास भरोगे, फिर गुंजन होगा। तो एक प्रकार से जो अंतर, मैं एक प्रकार से अंतर ये समझाऊं, एक गहरी लंबी श्वास लेना और भस्त्रिका करना, सांसों को लेके रोकना जो 2 बार 4 बार वो हो जाता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो सांसें तुरंत बहुत ज़्यादा वो जो लेंथ रहता है वो पूरे लेंथ से नहीं होता, वो तुरंत छूट जाता है। तो ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, बट अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। ये नॉर्मल है या समथिंग एब्नॉर्मल? देखिए, श्वासों को पूरक, रेचक और कुंभक, ठीक प्रकार से हमने कहा। सर जी ने कहा पूरक तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन रेचक करने में थोड़ी तकलीफ होती है, वो लंबे समय तक। निश्चित रूप से प्रत्येक साधक जब शुरुआत करता है तो उसको रेचक को गहरा लंबा करने में तकलीफ होता है या उसको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके लिए आपको तालबद्ध प्राणायाम के अभ्यास ज्यादा व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। मैं कई बार म्यूजिक से करने के लिए बताता हूँ, जैसे सूर्य नमस्कार के मंत्र है, आपके महामृत्युंजय जाप है, कई तो म्यूजिक है, वो महामृत्युंजय जाप या सूर्य नमस्कार के जो मंत्र आते हैं, ओम मित्राय नमः, तो उस जगह तक सांसों को भरना और फिर रोकना, फिर उस मंत्रों के साथ छोड़ना। वो बराबर है, फुल रेशियो में है। हाँ। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, उसकी संपूर्ण क्रिया को तो सुबह जब अगर नहीं किए तो शाम को भी कर सकते हैं, और कितने बार करना है, जैसे 1 बार 2 बार का होता है, 5 बार 11 बार की क्रिया। ये भी बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसमें बहुत जिज्ञासाएं लोगों की होती है। पहला प्रश्न तो इसका था कि क्या सूर्य नमस्कार को यदि हम सुबह नहीं कर पाए तो क्या शाम को कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार या कोई भी आसन हम भोजन के 4 घंटे उपरांत करना है। यदि सामने आप भोजन के बाद 4 घंटे के बाद वो क्रिया कर सकते हो। दूसरा प्रश्न इसका ये था कि क्या हम कितनी आवृत्ति में करें, कितने समय तक करें। कई लोग बोलते हैं कि हम 10 कर लेते हैं, कोई 5 कर लेते हैं। तो सूर्य नमस्कार की आवृत्ति जो है आपकी क्षमता अवस्था के अनुरूप किया जाता है, परंतु जितना अधिक स्थिरता बनाए रखते हुए जितना कम आवृत्ति का अभ्यास करेंगे उतना लाभकारी है। आप मुद्राओं में स्थिरता का समय बढ़ाना है, न कि आवृत्ति को बढ़ाना है।
यदि आप एक भक्ति प्राणायाम करते हैं तब हम जब ओम का उच्चारण करते हैं या फिर हम जब बोलते हैं ना कि ओम का उच्चारण करते हैं, दोनों फर्क है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ओम का उच्चारण करते हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि नसों से जो आवाज आता है वैसा आवाज निकालना है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं? देखिए, प्रणव मंत्रार्थ या उद्गीत प्राणायाम जो प्रश्न ये आया है कि उसको किस ढंग से किया जाए, तो प्रणव मंत्रार्थ करने की बहुत सारे वेरिएशन हैं। इसमें क्या ये परफेक्ट है, क्या ये सही है, ये प्रश्न होने के बजाय कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए इसको उच्चारण करने की, ये प्रश्न ज्यादा अच्छा है। चाहे वो मुंह बंद करके केवल ये भी सुंदर है, कोई आपको ज्यादा देर तक करके माँ को कम कर, मैंने माँ को छोटा कर दिया, या ओ को छोटा करके माँ का ज्यादा कर सकते हैं। कोई आ ओ माँ तीनों उच्चारण करते हैं। तो इसकी वेरिएशन सभी प्रकार, पर इसकी पूर्णता प्राप्त करना सबसे कठिन। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन इस तरह निहारेंगे जिस तरह एक खड़ा व्यक्ति एक लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है। आप अपनी एड़ियाँ, टखने, घुटने और जंघाएं बिल्कुल ढीले छोड़ें, बिल्कुल शिथिल। पेड़ों का भाग, नाभि का भाग, सीने का भाग पूरी तरह से शिथिल। आपके हाथ, आपकी कोहनियाँ, आपके कंधे, आपका चेहरा पूरी तरह से शांत। ध्यान आती हुई जाती हुई सांसों पर। जब आप सांसें लें तो सांसों की ठंडक महसूस करें, जब छोड़ें तो गर्माहट महसूस करें। जब सांस लें तो आप पॉजिटिविटी को ले रहे हैं और जब आप छोड़ रहे हैं तो अंदर की नेगेटिविटी को आप बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल मन शांत, पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। इस दौरान आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर, बिल्कुल शांत। वहाँ पर जो आपको रंगीन रोशनी दिख रही है उस पर ध्यान ले जाएं, पूरी तरह से शांत। इसी अवस्था में एक शुभ संकल्प हम नित्य प्रतिदिन योग करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि सभी एक साथ करेंगे। शांत। दाईं तरफ करवट लें और अपने आसन पर बैठ जाए। आंखें बंद ही रहेंगी अभी। अपने आसन पर बैठे। लंबाई कुल 9 मीटर होती है। पूरे 9 मीटर। सुनकर आश्चर्य लग रहा है, हमारे इस छोटे से शरीर में कैसे समा सकती है। हमें इसकी बनावट के बारे में जानकारी देंगे प्लीज। देखिए, पाचन प्रणाली के 6 भाग होते हैं। सबसे पहले आता है उसमें हमारा मुख, फिर आती है ग्रसनी, फिर आती है ग्रसनाल, आपका अमाशय यानी कि आपका पेट, फिर आपकी छोटी आंत और उसके बाद आती है आपकी बड़ी आंत। इन सभी इस पूरी प्रणालियों का कार्य क्या है? आपके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और रक्त के द्वारा आपकी हर एक कोशिका तक आपका भोजन पहुंचाना। अब एक क्वेश्चन और मन में उठा है,
क्या ये भोजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते ही हमें ऊर्जा मिल जाती है? नहीं, देखिए यहाँ आपकी पाचन प्रणाली का कार्य समाप्त होता है, पर फिर शुरू होती है आपकी श्वसन प्रणाली का कार्य। श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि सिर्फ कोयले से आप एनर्जी नहीं ले सकते, आप जब तक खाने को जलाएंगे नहीं तब तक आप उससे ऊर्जा कैसे लेंगे? जो हम सांस ले रहे हैं, आखिर इस शरीर में उसका कार्य क्या है? मन में क्वेश्चन तो आ ही रहा है ना? देखिए, सर्वप्रथम जब हम सांसें लेते हैं, संस्थान में बोला जाता है सांसें भरें। हम जो सांसें लेते हैं तो वातावरण से फ्रेश ऑक्सीजन अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? टॉक्सिक, विषाक्रिय गैस जो हमारे शरीर के किसी काम के नहीं है। ये जो गैस हम अंदर लेते हैं इसमें होता है मुख्यतः ऑक्सीजन, यही आपके खाने को पचाने का कार्य करता है। अब बच्चों जैसा एक क्वेश्चन हमारे मन में ये आ रहा है कि हमारे हृदय या दिल की बनावट कैसी है? वैसे ही जैसे हमने मूवी में दिखाई दी है? अरे नहीं, देखिए जो दिल है वो मांस के टुकड़े की तरह है, उसमें रक्त का संचार निरंतर चलता रहता है। आप केवल अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, इतना बड़ा ही हमारा दिल होता है। दिल यानी कि हृदय बंद मुट्ठी की तरह, ये 2 परतों से ढका रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और क्या आप जानते हैं आपका दिल 1 मिनट में 72 to 80 टाइम्स धड़कता है, जिससे लप डप की आवाज़ क्रिएट होती है। और 1 मिनट में, एक बार में जब आपका दिल धड़कता है तो वो पूरे 80 मिलीलीटर खून सोख लेता है। ऐसे करते ही 1 मिनट में, केवल 1 मिनट में आपके संपूर्ण शरीर का रक्त साफ करने की क्रिया है इस हृदय में। क्या है कोई मशीन इतनी पावरफुल? रोशनी, जब सब कुछ इतना क्लियर है तो क्या हमारे इस शरीर में आखिर रोग क्यों आते हैं? देखिए, रोग आने के तो कुल मुख्य 2 ही कारण हैं। उसमें से पहला है गलत खान पान और दूसरा है निष्क्रिय जीवन। गलत खान पान, जब हम खाते हैं तो कुछ टॉक्सिक पदार्थ अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। ये टॉक्सिक पदार्थ ना तो हमारे शरीर में पचने वाले और ना ही शरीर से बाहर निकलने वाले, तो इनका होगा क्या? ये आपके शरीर में कलेक्ट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और समय के साथ शरीर में कई बीमारियां जैसे कि मोटापा, एसिडिटी, इंडाइजेशन, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। दूसरा, निष्क्रिय जीवन। निष्क्रिय जीवन कैसे? जब आप निष्क्रिय जीवन जीते हैं, जैसे कि कोई मशीन ही हो गई, कोई साइकिल हो गई, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया बहुत दिनों से, तो वो कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। उसी प्रकार जब अपने शरीर को आप नहीं हलचल करेंगे, नहीं चलाएंगे, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। तो हमारे शरीर में निरंतर कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी जो रक्त धमनियाँ, अभी सुदेशना मैम ने बताया था 72,000 रक्त धमनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, तो उनमें जब तक हलचल नहीं होगी तो आपके विषैले पदार्थ बाहर कैसे निकलेंगे? हाँ, सॉरी रोशनी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। सिर्फ बोरियत भरा योगा ही क्यों? वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ बात है वॉक करने की। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हम वॉक करके भी हम अपनी जो कोटा है एनर्जी का, एक्सरसाइज का, वो पूरा कर लेंगे। नहीं, जब आप वॉक करते हैं तो शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा भाग प्रभाव में आता है? पैर। जब आप वॉक करते हैं तो सिर्फ आपके लोअर एब्डोमेन प्रभाव में आता है, बाकी शरीर की कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती। और जब आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या होता है? आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा आप डेली करेंगे तो ऐसा पाया गया है जो लोग केवल दौड़ते हैं या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी धीरे धीरे उनकी एवरेज लाइफ है वो कम हो जाती है। अच्छा, तो ये भी बता दो कि आसन कैसे प्रभाव डालते हैं और कहाँ कहाँ प्रभाव डालते हैं? जब हम योगाभ्यास करते हैं, जैसे कि आपने किया ताड़ासन, ठीक है, ताड़ासन, जब आप ताड़ासन करते हैं तो अपने शरीर को खींचते हैं, मोड़ते हैं, तो क्या होता है? आपकी नसों पे गहरा प्रभाव पड़ता है, आपकी मसल्स सुंदर होती हैं, साथ ही साथ मसल्स के अंदर बहने वाली रक्त धमनियाँ, उसके विषैले पदार्थ, उनमें भी खिंचाव दबाव बनने से उनकी भी विषैले पदार्थ धीरे धीरे रक्त के साथ बह के आपके शरीर से बाहर आने का मार्ग ढूंढ लेते हैं।
और जो आपकी हड्डियां हैं उनमें समय के साथ यूरिक एसिड कलेक्ट हो जाता है। शरीर को खींचने मोड़ने से यूरिक एसिड भी धीरे धीरे गल के वो अपनी जगह स्थान छोड़ देता है और आपके शरीर के दर्द, जोड़ों के दर्द, शोल्डर दर्द, कमर दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, क्या योग रोग की दवा है? हाँ जी, योग रोग की दवा तो निश्चित रूप से है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि केवल रोग योग से ही मिटाया जाता है। यानी कि आप योग से अनेकों लाभ ले सकते हैं, जैसे कि आपका मन, आपका स्थूल शरीर, आपका मन और आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ाने का मार्ग है योग, केवल आपका रोग मिटाने का मार्ग नहीं है। बहुत अच्छा। आज रोशनी की बातें सुनकर कबीर साहब का एक दोहा याद आया, कबीर तन पंछी भया, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल जाए। कहने का भाव, आज योगा के सदस्यों की संगति से हमारा मन भी बहुत खुश हो गया। थैंक यू। धन्यवाद रोशनी एवं उनकी साथी मैडम लोग।